पिन क्या करूं? होता है सर, वोल्ट प्रति मीटर क्यों है? तो अगर विभव के साथ में इसका संबंध देखोगे तो E बराबर होता है तुम्हारे पास dV अपॉन dr, है ना, वो भी कैसा, माइनस का। E इज इक्वल टू क्या होता है, dV अपॉन dr। अब सर ये dV अपॉन dr क्या है, इसकी बात करें तो इस dV अपॉन dr को बेटा अपन बोलते हैं विभव प्रवणता। इसको अपन क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान कम होता जाएगा। मतलब जिसके साथ भी प्रवणता शब्द आ गया, जैसे मान लो वेग प्रवणता, न्यूटन कूलम, दिमाग।
डायरेक्शन में। करेगी। अगर किसी दो बिंदु पर काट देगी तो काटने पर क्या होगा, जैसे मान लो ये एक लाइन जा रही है, ज्यादा है वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, जहां दूर दूर है वह विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, न्यूनतम। इस टाइप से कोई डायग्राम बना हुआ आ जाए और बल रेखाएं बनी हुई है, ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी, और यहां कोई तुमको दे दिया बिंदु सी। अब पूछ ले ए बी सी में क्षेत्र जो है प्रबल कहां होगा, जहां बल रेखाएं पास पास है। तो बिंदु ए पर क्षेत्र प्रबल हो जाएगा और बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, न्यूनतम हो जाएगा। अब यहां पर एक धनावेश रखा हुआ है, यहां पर भी एक धनावेश रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो जब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इसके कारण इसको मिलाने वाली जो रेखा है वहां पर विद्युत बल रेखा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, और बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां किसी प्रकार की कोई विद्युत बल रेखा उपस्थित नहीं होगी। इस पॉइंट को अपन बोलेंगे उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। मतलब यहां किसी प्रकार का विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा, चाहे माइनस माइनस को पास में लेके आ जाओ या प्लस प्लस को पास में लेके आ जाओ। एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर बिल्कुल भी विद्युत बल रेखाएं अपने पास उपस्थित नहीं होगी, उस बिंदु को जो है उस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। उसको अपन क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। उसके बाद में बेटा एक आता है अपने पास, तुमने पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई बता सकता है बेटा? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। आगुण नहीं पूछा है, केवल विद्युत द्विध्रुव पूछा है मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल।
पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन नेचर जो है वो कैसा होना चाहिए? ऑपोजिट। एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का, अति अल्प दूरी पर है, बहुत कम दूरी पर स्थित है, तो इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। जैसे मान लो यहां पर ये हो गया तुम्हारे पास माइनस का क्यू और यहां पर क्या हो गया? प्लस का क्यू, लेकिन दोनों के परिमाण क्या है? समान है। और दोनों के बीच की दूरी की बात करोगे, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाए मेरे पास? 12। तो इस व्यवस्था को अपन क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक आता है द्विध्रुव आगुण, द्विध्रुव आगुण डाइपोल मोमेंट, जिसको अपन P से दर्शाते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लो और मध्य की दूरी, बीच की डिस्टेंस ले लो और उसको आपस में क्या करोगे? गुणा। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज लेना है और दोनों के बीच की डिस्टेंस लेनी है और उसको गुणा कराओगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीच की दूरी कितनी है? आवेश ले लिया मैंने प्लस का, तो इसको ऐसे लिख दे 2QL। तो ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला किसका आया? विद्युत द्विध्रुव आगुण का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। इसका SI मात्रक क्या होगा? डी बाई, है ना? कूलम इंटू मीटर तो है, लेकिन एग्जाम में इसका SI पूछ लेता है डी बाई किसका मात्रक है। तो इसके लिए जो SI मात्रक की अपन बात करेंगे कि इसके लिए जो SI यूनिट आएगी वो SI यूनिट क्या आएगी अपने पास? डी बाई। अब डी बाई क्या चीज है? एक डी बाई जो है अपने पास, एक डी बाई के अंदर 3.3 इंटू 10 की घात -30 कूलम इंटू मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं है ये, क्या है अपने पास? कूलम इंटू मीटर। और यहां से विमा की बात करोगे तो विमा कितनी हो जाएगी अपने पास? M0, L1, T1 और A1। ये जो है इसकी क्या हो जाएगी अपने पास? विमा। मेन इस पे क्या आता है? द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो क्या पूछ लिया? द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर E, है ना, ऑन एक्सियल लाइन। तो भाई एक्सियल लाइन पर देखोगे तो E एक्सियल जो है अपने पास कितना आ जाएगा? 2kp अपॉन R क्यूब के स्क्वायर क्यूब, है ना? कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू 2kp अपॉन R क्यूब। निरक्ष पर देखोगे, निरक्ष पर ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन पर कितना आ जाएगा? E बराबर kp अपॉन R क्यूब। और दोनों का अगर अनुपात करें, ये हो गया मेरे पास अक्ष और ये क्या हो गया अपने पास? निरक्ष। तो E अक्ष बटा E निरक्ष, ये कितना आ जाएगा अपने पास? 2/1। तो अनुपात कितना आ जाएगा अक्ष और निरक्ष का? 2:1। E अक्ष और E निरक्ष जो है वो अपने पास हो गया 2:1। अब इसका कोई बीच का ही बिंदु पूछ ले, ना तो अक्ष पर पूछा है ना निरक्ष पर पूछा है, किसी थीटा कोण पर पूछ लिया। भाई अक्ष का मतलब तो कितना हो गया? 90 डिग्री। निरक्ष का मतलब अक्ष का मतलब हो गया 0 डिग्री और निरक्ष का मतलब कितना हो गया? 90। अब 0 और 90 के बीच में कोई भी थीटा कोण पर पूछ ले तुमको कि भाई उस थीटा कोण पर क्या होगा। अगर मैं सदिशों का वियोजन देखूं तो ये एक्स अक्ष की दिशा वाली है, ये बताएगा अक्षीय रेखा, है ना, इसे अपन बोलेंगे एक्सियल लाइन। और ये हो गई तुम्हारे पास निरक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा हो गई, इसे अपन ने कहा इक्वेटोरियल लाइन। अब इसके बीच में इस बिंदु P पर जो कि थीटा कोण पर है, यहां पूछ लिया कि भाई अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला आपने को क्या याद रखना है? E वेक्टर बराबर हो जाएगा E स्क्वायर अक्ष प्लस E स्क्वायर निरक्ष। क्या हो जाएगा? E स्क्वायर एक्स, E स्क्वायर निरक्ष। अक्ष पर कितना था?
2kp/r³। निरक्ष पर कितना था? kp/r³। भाई यहां पर अपन क्या रखेंगे? cos थीटा का मान रखेंगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, E बराबर हो जाएगा kp/r³ और रूट में आ जाएगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अगर तुमको अक्ष और निरक्ष के अलावा किसी भी कोण थीटा पर पूछ ले कि भाई 30 डिग्री पर क्या होगा, 60 डिग्री पर क्या होगा, है ना, 120 डिग्री पर क्या होगा, तो सीधा फॉर्मूला क्या लगाना है? kp/r³ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इससे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा अपने को बेजमारी लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मतलब अक्ष और निरक्ष के अलावा किसी भी कोण थीटा के ऊपर अगर वो अपने से पूछ रहा है। ये तो हो गया मेरे पास अक्ष और निरक्ष को लेकर के, भाई अक्ष पर क्या होगा और निरक्ष पर क्या होगा। फिर आता है द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। वो क्या चीज है अपने पास? तो द्विध्रुव आघूर्ण की अगर अपन बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, कोई बता सकता है क्या बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में? जैसे ये अपने पास विद्युत बल रेखाएं हो गई, और विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये अपने को क्या बताएगा? विद्युत क्षेत्र को बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। इसके अंदर एक ये द्विध्रुव रखा हुआ है, मतलब एक डाइपोल ले जाके अपन ने रख दिया। ये हो गया अपने पास प्लस का Q और यहां पर हो गया अपने पास माइनस का Q। इसकी कुल लंबाई कितनी थी अपने पास? 12। तो इधर की तरफ, बाहर की तरफ जो बल लगेगा प्लस का है तो कितना हो जाएगा? प्लस का QE, प्लस का QE क्यों लगा? भाई F बराबर कितना था मेरे पास? QE या E बराबर कितना था? F/Q। इसलिए यहां पर तो लगा प्लस का QE और इधर लगा मेरे पास माइनस का QE। अब ध्यान से सुनना, ये बिंदु है A और ये बिंदु है मेरे पास B। A और B बिंदु पर आवेश का परिमाण समान है परंतु दिशा कैसी है? विपरीत। मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन है अपोजिट। अब तुमको पता है कि अगर मैं 5 न्यूटन का बल दीवार के इधर लगा रहा हूं और वापस दीवार 5 न्यूटन का बल विपरीत दिशा में लगाएगी तो कुल बल, परिणामी बल कितना होगा? लेकिन वो बल की क्रिया रेखा एक ही होती है। मतलब ये समझ लो कि अगर ये ऊपर की तरफ 5 न्यूटन लग रहा है तो इसके जस्ट नीचे की तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, तो एक ही क्रिया रेखा हो गई। एक ही क्रिया रेखा होने से दोनों बल हो गए निरस्त, कुल बल हो गया 0, किसी प्रकार की कोई गति नहीं होगी, कोई मोशन नहीं होगा। अब मैं दीवार को धक्का लगा रहा हूं, 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, दीवार भी 10 न्यूटन का बल लगा रही है, दीवार भी वही, मैं भी वही, लेकिन भाई ये डाइपोल तो इसके अंदर क्या करेगा? घूर्णन गति करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है दोनों बल जो लग रहे हैं वो संरेखित नहीं है, मतलब लीनियर नहीं है। संरेखित का मतलब एक लग रहा है बिंदु बी पर और दूसरा लग रहा है बिंदु ए पर, मतलब एक की दिशा पीछे की तरफ है और एक की दिशा आगे की तरफ है और दोनों अलग अलग बिंदु पर लग रहे हैं, जिससे कि एक बल युग्म बना लेंगे, फोर्स पेयर बनाएंगे, जिसके कारण ये घूमना शुरू करेगा। ये तो खींच रहा है नीचे और ये इसको कहां खींच रहा है? ऊपर। कार के अंदर स्टीयरिंग होती है ना, उस टाइप से ये इसको नीचे खींच रहा है और ये इसको वापस ऊपर खींच रहा है। तो ये यहाँ पे कैसी गति करेगा? अपने पास घूर्णन गति करना शुरू करेगा। स्थानांतरित गति क्यों नहीं कर रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उस पर लगने वाला कुल बल जो है, कुल बल का मान कितना रहेगा? 0। अपने को ये याद रखना है द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? तो द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? 0। डाइपोल पर जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स की वैल्यू हो गई 0। इस 0 बल होने के कारण अब इसकी जो गति रहेगी, इसका जो मोशन होगा वो, इसका मोशन कैसा होगा? अपने पास घूर्णन गति करेगा। गति किस प्रकार की करेगा? या घूर्णन गति, मतलब रोटेशनल मोशन। इसका जो मोशन है, इसकी गति जो है वो कैसी हो जाएगी? अपने पास घूर्णन गति। कैसा हो गया अपने पास? रोटेशनल मोशन। जब घूर्णन गति है तो घूर्णन गति के कारण इसके ऊपर क्या लगेगा? अपने पास बल आघूर्ण। इस बल आघूर्ण को अपन क्या बोलेंगे? टॉर्क। कोई बल आघूर्ण का फॉर्मूला बता सकता है क्या कि भाई टॉर्क का सूत्र क्या होगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? ये तो द्विध्रुव के लिए आ गया। केवल टॉर्क, केवल बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? जैसे मान लो ये मेरे पास कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र की ये घूर्णन अक्ष हो गई, रोटेशनल एक्सिस हो गई। जैसे दरवाजा है, दरवाजा एक जगह बंधा रहता है, वहीं से ओपन होता है, वहीं से
बंद होता है। ये इस लंबवत, इसके ऊपर जब बल लगाओगे F, तो ये L दूरी विस्थापित हो जाएगा और बीच की जो लंबवत दूरी है, बल और लंबवत गुणी का गुणा जो है वो क्या कहलाएगा अपने पास, बल आगुण। तो जब इसको भी घुमाओगे तो इसको भी घुमाने के लिए यहां पर अपने को क्या लेनी पड़ेगी, लंबवत दूरी लेनी पड़ेगी, जिस लंबवत दूरी को अपन क्या बोलते हैं, BC। तो यहां से फॉर्मूला आएगा अपने पास टाउ बराबर P क्रॉस E, जिसको अपन और क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, उस डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब दो चीजें सुनना, एक बार थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाए, 0 डिग्री, और दूसरी बार जो है थीटा बराबर कितना हो जाए, 180 डिग्री। साइन 0 का मान भी कितना होता है, 0। साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो यहां पर मैंने लिखा भाई साइन 0 इज इक्वल टू 0 और साइन 180 ये भी क्या होता है मेरे पास, 0। तो दोनों स्थितियों में टाउ की वैल्यू मेरे को कितनी मिलेगी, 0। यहां पर भी टाउ 0 है और यहां पर भी टाउ की वैल्यू जो है 0। दोनों में क्या अंतर है, ये इसकी स्थायी साम्य अवस्था है और ये इसकी अस्थायी साम्य अवस्था है। मतलब ये परमानेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन को बताएगा और ये टेम्परेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन को बताएगा। जब थीटा बराबर 0 होगा तो ये क्या होगी, स्थायी साम्य अवस्था, मतलब परमानेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये जो है ये अपने को क्या बताएगा, अस्थायी साम्य अवस्था, जिसको अपन क्या बोलेंगे, टेम्पररी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एग्जाम में पूछ ले भाई द्विध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था कब आएगी, जब साइन थीटा बराबर कितना हो, 0, है ना, मतलब थीटा का मान 0 हो। 180 पर भी 0 होता है और साइन 0 पर भी 0 होता है, लेकिन 180 पर तो अस्थायी साम्य अवस्था होगी, टेम्परेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, मतलब कुछ देर के लिए स्थायी अवस्था में आएगा, उसके बाद में वापस रोटेट मार देगा। लेकिन साइन 0 पर जो है, साइन 0 पर ये कैसा आएगा, स्थायी साम्य अवस्था के अंदर रहेगा। अच्छा, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, वर्क डन। ये द्विध्रुव है, इसको विद्युत क्षेत्र में मैंने घुमाया, अब जब मैं घुमा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करा रहा हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य कितना होगा, कितना हो जाएगा, W बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये डायरेक्ट अपने को याद रखना है कि द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन टू रोटेट डाइपोल। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये याद रखना है, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना, PE 1 माइनस कॉस थीटा। और इस द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की बात करें, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ बिल्कुल सही, आवाज आई पीछे से, क्या है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी अपने पास U, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का P डॉट E, है ना, क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का P डॉट E। अदिश गुणा है, देखो डॉट प्रोडक्ट आया है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब कैसा गुणा है, अदिश। इसको सर ऐसे नहीं लिखना है तो और कैसे लिख सकते हैं, U बराबर माइनस का PE कॉस थीटा। कब अधिकतम होगी, कब न्यूनतम होगी, अगर उसकी बात करोगे एनर्जी की, अगर मेरे पास थीटा बराबर 0 हो जाए तो भाई कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 1।
तो यहां बेटा कॉस 0 रखो तो ये पूरा मामला क्या हो जाएगा, माइनस का पीई तो था, एक रखेंगे तो u बराबर कितना मिलेगा, माइनस का पीई। तो कॉस 0 पर u बराबर कितना मिलेगा, माइनस का पीई। दूसरा रखा थीटा बराबर 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो u बराबर कितना हो गया 0। और मैक्सिमम कहां मिलेगा, जब थीटा बराबर कितना हो जाए, तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस का 1। तो यहां cos 180 की बात करोगे तो cos 180 जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा अपने पास, माइनस के 1 के। तो cos 180 पर द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा जो है अपने को क्या मिलेगी, अधिकतम। तो दिमाग में ये मत सोचना एग्जाम में कि सर cos 180 का मान तो माइनस 1 है, तो वैल्यू जो है अपने को न्यूनतम मिलेगी। यहां पर जो वैल्यू रहेगी, यहां पर जो मान मिलेगा वो मेरे को कैसा मिलेगा, अधिकतम। और न्यूनतम कहां मिल रहा है, 0 पर। ये सारा मामला इस बार क्या हो गया, यहां पर उल्टा। और घुमाने में किया गया कार्य जो है, घुमाने में किया गया कार्य देखो, cos 0 रखोगे, cos 0 रखा कितना मिलेगा 1, 1 माइनस 1, तो किया गया कार्य 0 डिग्री पर कितना हो जाएगा 0। आगे बात समझ में। तो ये चीज है, किए गए कार्य का फॉर्मूला है पीई 1 माइनस कॉस थीटा, जबकि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस का पीई कॉस थीटा। ये इसके बाद में आता है तुम्हारे पास कि विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या फॉर्मूला है विद्युत फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू बी, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ई डॉट डी ए या ई डॉट ए, है ना। विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले तो फ्लक्स होता है क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा अपने पास, परिभाषा क्या हो सकती है, किसी भी कोई भी पृष्ठ है उसके एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा है। मतलब कोई भी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पर यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेवल करेगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, उसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो अपने पास फॉर्मूला होगा, फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। इसको और क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब देखो यहां क्या मामला है, केसेस है इसके भी अलग अलग। पहले तो ये बताओ इसके लिए एसआई मात्रक क्या आएगा, इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आता है, वोल्ट पर मीटर। इसके लिए क्या काम आएगा अपने पास, वोल्ट इंटू मीटर, और वोल्ट इंटू मीटर हो गया इसके लिए। और यहां से अपने को देखना है केसेस, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, थीटा बराबर कितना हो जाए 0। लो साहब थीटा बराबर मैंने कर दिया 0। अब मैं आंसर तुम ही करोगे, अभी तो केस में लिख दूंगा, थीटा 0 है, कॉस 0 का मान कितना 1, तो फाई ई बराबर कितना मिलेगा, ई डी ए। चलो ये तो बहुत आसानी से तुमने बता दिया, और ये कैसा हो गया मेरे पास, मैक्सिमम भी हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं, जब विद्युत फ्लक्स का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अधिकतम है, तब विद्युत बल रेखाएं और पृष्ठ के बीच में कोण कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके बीच में जो है अपने पास एंगल कितना होगा। तो एक चीज याद रखना, ई डी ए कैसे आया, ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहां से डीए जो है ये मैंने अल्पांश ले लिया डीए, और यहां से आ गया ये विद्युत क्षेत्र ई, और दोनों के बीच में बनने वाला कोण जो है वो कितना था, थीटा। इसका मैंने कर दिया डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणा, तब मेरे को मिला ई डी ए कॉस थीटा। इस स्थिति में क्या है कि थीटा जो है वो मेरे पास क्या हो जाए 0, मतलब ये विद्युत बल रेखाएं जा रही थी भाई, इस विद्युत बल रेखाओं के मध्य जो मैंने पृष्ठ रखा वो इस प्रकार से है कि E और DA दोनों किस डायरेक्शन में हो जाए, एक ही डायरेक्शन में। और ये जो DA होता है, इस DA को अपन बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। इसे अपन क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश, मतलब एरिया वेक्टर।
और इस एरिया वेक्टर की दिशा जो है ये होगा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, मतलब हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब देखना यहां पे मैं पृष्ठ बनाता हूं, यहां पे मैंने इस प्रकार से इस पृष्ठ को बनाया, ये किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की। यहां से डीए की दिशा देखोगे, ये यहां से किसकी दिशा आ गई मेरे पास, डीए की। जिस दिशा में ई है उसी दिशा में कौन है, डीए, तो दोनों के बीच का थीटा कितना हो गया, 0। लेकिन बल रेखा और पृष्ठ दोनों एक दूसरे के कैसे थे, अरे कहां विपरीत, लंबवत है ना, है ना। मतलब ये बल रेखा यू जा रही है, उस बल रेखा में ये पृष्ठ ऐसे खड़ा है, तो फील्ड लाइन और सरफेस में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। तो एग्जाम में पूछ लेगा भाई कि जब मेरे पास फ्लक्स का मान अधिकतम है तो दो सिनेरियो बन रहे हैं, ध्यान से सुनना, दो सिनेरियो क्या बन रहे हैं, एक तो आ रहा है ई और डी ए, कि भाई ई और डी ए दोनों कैसे होंगे, समांतर। लेकिन विद्युत बल रेखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और जो ये पृष्ठ है, ये जो सरफेस है, ये एक दूसरे के कैसा होगा, लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर। तो दो केस ये याद रखना है कि इसमें ई पैरेलल हो जाएगा किसके, डीए के, लेकिन पृष्ठ जो है, पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत, बल रेखाओं के लंबवत। अब एग्जाम में यू पूछ लिया पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत है, बताओ फ्लक्स का मान कितना होगा, तो वहां 0 मत टिका देना कि सर लंबवत है तो cos 90 का मान 0, तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। ई और डीए का नहीं पूछा है, उसने कहा है पृष्ठ और बल रेखाओं का पूछा है, मतलब सरफेस और फील्ड लाइंस का पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत है, तो इस स्थिति में ई और डीए दोनों एक दूसरे के कैसे रहेंगे, समांतर रहेंगे। जब दोनों एक दूसरे के समांतर रहेंगे कि दोनों के बीच में कोण कितना होगा, 0, और दोनों के बीच जब कोण 0 हो गया तो फ्लक्स का मान कितना होगा, अधिकतम होगा। आगे बात समझ में। दूसरा केस क्या कह रहा है, केस सेकंड जो है उसके अंदर ये आ गया अपने पास कि जब थीटा बराबर कितने डिग्री हो, 90, cos 90 का मान 0, तो फाई का मान भी कितना हो जाएगा, 0। अब इस 0 के अंदर क्या रामायण है, ये जा रही थी मेरे पास विद्युत बल रेखाएं, इस विद्युत बल रेखाओं के समांतर इस बार पृष्ठ को रखना है। ये ऐसे था, फोन में फोटो को रोटेट करते हैं ना, 90 डिग्री फ्लिप कर दिया, 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट। मैं कह रहा हूं ये ऐसे था, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले गए, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, आदमी बैठा है कुर्सी पर, पीछे खींच लिया तो सीधा हो जाएगा एकदम। तो ये खड़ा था, इसको पीछे की तरफ रोटेट करा, तो पीछे की तरफ रोटेट करा तो ये इस प्रकार के पृष्ठ जो है वो क्या हो गया, सो गया। जब ये पृष्ठ सोया तो ये जो डीए बाहर की तरफ था ये कैसे चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो भाई साहब इस बार जो डीए है वो डीए कैसा हो गया, ऊपर की तरफ। डीई की दिशा कैसी है, बाहर की तरफ। दोनों के बीच कोण कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ई जो है लंबवत हो जाएगा किसके, डीए के, लेकिन पृष्ठ व विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर। क्लियर है बात। इन दोनों का मामला उल्टा है, पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत हो गया तो फ्लक्स रहेगी अधिकतम, पृष्ठ क्षेत्र के समांतर हो गया तो पृष्ठ रहेगी न्यूनतम। क्योंकि जब पृष्ठ क्षेत्र के समांतर होगा तब ई और डीए दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। जब पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत हो गया तब ई और डीए एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। ये कंसेप्ट है किसका अपने पास, विद्युत फ्लक्स का। पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत है, बताओ विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगी या, तो विद्युत बल रेखा अपने पास वो शो करेगी, उसको अपने को न्यूनतम नहीं लेना है। cos 180 हो जाए, cos 180 का मान कितना, -1, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ई डीए, जो केवल ये बताएगा विद्युत क्षेत्र आगे है और एकांक सदिश जो है वो पीछे की ओर है, वो केवल और केवल विपरीत दिशा को बताने का काम करेगा। तो वो भी
अगर तुमको देखना हो जैसे थीटा बराबर कितना हो जाए मेरे पास इस बार 180, तो cos 180 की बात करेंगे, ये कितना हो गया माइनस का 1। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये बनाया मैंने पृष्ठ, आगे की तरफ जो है तुम्हारे पास क्या जा रही है विद्युत क्षेत्र रेखा, और पीछे की तरफ जो है यहां से क्या हो जाएगा DA, मतलब E है आगे, DA है पीछे, दोनों किस दिशा में है, विपरीत दिशा में। तो यहां से फाई E बराबर कितना आ जाएगा माइनस का EDA। तो ये अपने पास किसके केसेस हो गए, विद्युत फ्लक्स के। और विद्युत फ्लक्स के ऊपर आते एक साइंटिस्ट जिसका नाम है गाउस। गाउस का नियम, गाउस का नियम क्या है, गाउस लॉ क्या है, गाउस लॉ बता दो क्या कहते हैं। कोई बात नहीं, किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से परिबद्ध या निर्गत विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। मतलब गाउस का नियम क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, यहां से कैसे प्रश्न आ सकते हैं गाउस नियम से। गाउस नियम, गाउस लॉ, इसलिए मैं कल स्लो चल रहा था, है ना। गाउस नियम, गाउस लॉ का मतलब क्या है अपने पास, फाई E बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू बटा अभी अपन ने कितनी निकाली, EDA cos थीटा। तो यहां से अपन और क्या लिख सकते हैं, अच्छा बंद पृष्ठ से निर्गत, गाउस का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र का कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश और उसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो बंद पृष्ठ है मतलब क्लोज्ड सरफेस है, ये हो गई बंद पृष्ठ। अब जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाऊं वैसे वैसे गाउस का नियम है। गाउस क्या कह रहा है, किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत, तो कोई भी इमेजिनरी क्लोज पाथ होगा, इस क्लोज पाथ में क्या रखा हुआ होगा मेरे पास, चार्ज, आवेश, उसकी माध्यम, उसमें माध्यम कैसा है, निर्वात माध्यम है। कैसे पता चला, एप्सिलॉन नॉट ले लिया। इस पूरे पृष्ठ के किसी भी एक भाग से, ये लो इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा कोई भी मैंने भाग ले लिया, कोई भी एक छोटा सा पार्ट ले लिया कि भाई यहां से कितना जो है मेरे पास विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है, कितना फ्लक्स यहां से संबंधित होकर बाहर जाएगा। इस फ्लक्स का जो मान रहेगा, इस फ्लक्स का मान इस बंद पृष्ठ के अंदर इस क्लोज सरफेस में जितना आवेश है और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणे के बराबर होगा। ठीक है, तो अब बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ, इसे अपन क्या कहते हैं, बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन। और यहां से अपन ने फाई का मान कितना निकाला, फाई बराबर EDA cos थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, EDA cos थीटा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गाउस के नियम के जो भी अनुप्रयोग पढ़ोगे, चाहे रेख आवेशित तार हो, लीनियर चार्ज वाला वायर हो जाए, या फिर शीट हो जाए, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, चालक या अचालक परत, या फिर चालक और अचालक गोला, सब जगह ये काम में लेना है अपने को। EDA cos थीटा बराबर क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये गाउस का नियम कहता है कि फाई E बराबर हो जाए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या EDA cos थीटा बराबर क्या हो जाए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब गाउस का नियम किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है, तो ध्यान से सुनना। इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा पर किसका मान निर्भर करेगा, फाई का मान। जितना ज्यादा आवेश होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतना ज्यादा फाई जो है, फ्लक्स जो है, इसके साथ क्या होगा अपने पास, लिंक होगा। अब क्लास में मान लो 10 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 20। अब मान लो उन 20 स्टूडेंट को एक कॉर्नर में डाल दिया, या उन 20 स्टूडेंट को दूसरे कॉर्नर में डाल दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 20। तो क्लास की स्ट्रेंथ क्या कहलाई जाएगी कि भाई क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या 20 है, भले वो एक कॉर्नर में इकट्ठे हो जाएं या पूरी क्लास के अंदर फैल के बैठे, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहां पर भी जो फ्लक्स का मान होगा, फ्लक्स का मान आवेश की कुल मात्रा पर निर्भर करेगा कि आवेश की कुल मात्रा अपने पास कितनी है। अगर इस बंद पृष्ठ के अंदर डाइपोल रख दूं, विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव रखने पर फ्लक्स कितना जाएगा, एक हो गया माइनस का Q, एक हो गया प्लस का Q, माइनस प्लस आपस में हो गया कैंसिल,
कुल आवेश कितना हो गया, तो फ्लक्स का मान भी कितना होगा। तो मतलब अगर किसी भी गाउस के नियम के अंदर कोई काल्पनिक गाउसियन क्षेत्र है जिसमें द्विध्रुव को ले जाके रख दूं, तो द्विध्रुव को ले जाके रखने पर निर्गत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो वैसे गाउस का जो नियम है, गाउस नियम से गाउस का कंसेप्ट, गाउस का फॉर्मूला क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन, इसे अपन क्या पढ़ते हैं, बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ, इसे कहते हैं अपन बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन। ये किसके बराबर होगा, ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके ऊपर अपने पास आती है एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग, चालक तार, अचालक परत, चालक परत, चालक गोला, अचालक गोला, मतलब कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है। तो चालक गोले की अगर अपन बात करें या चालक तार की बात करें, गाउस के नियम से चालक तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, चालक तार पर ई का मान, किसकी बात कर रहे हैं अपन, चालक तार पर ई का मान, है ना। कंडक्टिंग वायर, तो कंडक्टिंग वायर की बात करोगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 2k लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर, तार के कारण कितना हो जाएगा, 2k लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर। लो साहब, चालक परत मतलब कंडक्टिंग शीट, चालक परत की बात करोगे, कंडक्टिंग शीट की बात करोगे, ये लो चालक परत है, इसको आवेश का दे रखा है अपन ने बाहर की ओर, अंदर तो आवेश नहीं दिया है, अंदर तो आवेश का मान कितना है 0। तो सिग्मा बराबर ई बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चालक परत के कारण। अचालक परत है, अचालक परत की बात कर रहे हैं, है ना, नॉन कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग शीट। तो नॉन कंडक्टिंग शीट क्या है, आवेश जो दिया हुआ है, आवेश का दिया हुआ है अंदर वाले भाग में, यह हो जाएगा सिग्मा ई इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है अपने पास क्या बताएगा, अचालक परत के कारण। गोले की बात करोगे, स्फीयर की बात करोगे कि भाई कंडक्टिंग स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, चालक गोला या अचालक गोला। तो चालक गोले की बात करता है कि भाई चालक गोला क्या होगा अपने पास, कंडक्टिंग स्फीयर क्या होगा। तो कंडक्टिंग स्फीयर की अगर बात करोगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, तुमको यहां से एक बुकलेट दे रखी होगी, है अभी तुम्हारे पास, किसी के पास नहीं है, इसमें तो है, तुम्हारे पास है क्या। अब क्या करना है, कल जब भी आओ तो वो बुकलेट लेके आनी है। अब जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर के मैंने तुमको फॉर्मूले बताए, तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन यहाँ पर अपने को क्या करना है, सॉल्व। क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन बोर्ड में भी होगा, मतलब क्वेश्चन बोर्ड में भी लगा दूंगा, क्वेश्चन तुम्हारे पास उस बुकलेट के अंदर भी होगा। मेन दिक्कत क्या है, अपने को फॉर्मूला एक भी नहीं पता है, तो सुपरफिशियली मैंने क्या बताया, फॉर्मूला कि भाई चालक का क्या है, चालक परत का क्या है, अचालक परत का क्या है। तो वहां से जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन अपने को यहाँ से क्या करना है, तुम्हारे पास लिखा हुआ होगा, यहां से मैं डायरेक्ट जो है उसको सॉल्व कराता रहूंगा। तो नोटबुक के अंदर डायरेक्ट उसका जो है अपने को क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका ये अपने पास क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि भाई साहब अपने को ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, सबसे बड़ी बात है ना। तो अगर थोड़ा सा सपोर्टिव रहोगे तो वीक के अंदर एक बार
जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ये कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितना भी मामला है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, जैसे 12th है तो 12th में 1 से लगाकर 8 चैप्टर जो है इससे रिलेटेड है। अगर इस टाइप से अगर मैं फॉर्मूला भी लिखाने की कोशिश करूं पूरा, तो मुश्किल से अपन 4 से 5 दिन में 1 से लगाकर 8 चैप्टर के पूरे क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला। मुश्किल से मेरे को 5 दिन लगेंगे। 5 दिन में 1 से 8 चैप्टर के फॉर्मूले हो गए। उसके बाद में उनके जो है क्वेश्चन लगाएंगे, तो क्वेश्चन लगाने में कितना दिन लगेगा? 4 से 5 दिन। तो ये तुम्हारे 8 चैप्टर हो गए। फिर ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक दिन ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले लगा दिए, नेक्स्ट दिन उसके क्वेश्चंस करवा दिए। फिर न्यूक्लियाई के करा दिए, एटम के करा दिए और सेमीकंडक्टर के। तो ऐसे क्या है कि तुम्हारी जो से 17 तारीख से तुम्हारा जो एग्जाम है, तो मान लो 17 मार्च से है तो अपन 1 मार्च तक भी करें तो पिछले 17 दिन तुमको खुद को सेल्फ स्टडी के मिलता है। लेकिन थोड़ा सपोर्टिव ये रहना पड़ेगा कि अपने को चीजें थोड़ी सी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 100% तुमको आए, 100% आते तो तुम फिर यहाँ आते ही नहीं, है ना। थोड़ा बहुत तुमको आए, है ना, और थोड़ी बहुत तुम्हारी जो नींद है सुबह की थोड़ी उड़ी हुई हो, तो जिससे क्या है कि इसको करने में मामला सही रहे अपने पास। जैसे चालक गोला है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? चालक गोले के कारण बेटा कंडक्टिंग स्फीयर के कारण क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ नहीं, सिग्मा तो आएगा ही नहीं। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सबसे सरल है, जो बिंदु आवेश के कारण है वही चालक गोले के कारण है। अब क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि उस चीज को रिवाइज नहीं कर रखा है, 12th क्लास में एक बार पढ़ रखा है। अब चालक गोला है, चालक गोले के कारण देखना है तुमको, कंडक्टिंग स्फीयर के कारण देखना है। लो साहब, ये चालक गोला हो गया। चालक गोले में आवेश कहां दोगे? कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज कहां दोगे? बाहर की ओर, इसकी सरफेस पर ही देना है अपने को आवेश। तो सारा आवेश जो दिया, सारा जो चार्ज दिया कहां दिया? इसकी सरफेस पर। इसमें 3 केस हैं। पहला केस क्या कह रहा है? जो सेंटर पॉइंट है O, उससे कोई स्मॉल r दूरी पर मेरे पास बिंदु क्या रखा हो? P, और इस चालक गोले की त्रिज्या रेडियस मैंने कितनी ले ली? r। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित होगा, तो पहले केस में E बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास KQ बट्टे स्मॉल r का स्क्वायर। इस बार इस बिंदु P को यहां से उठाया और यहां से उठाते हुए कहां लेके आ गए? गोले की सतह पर। तो ये तो आ गया बाहर, गोले के बाहर था। दूसरी बार अपन इसको कहां लेके आ गए? गोले की सतह पर। सतह का मतलब आ गया सरफेस। कुछ नहीं करना है, KQ तो सेम रहेगा। इस बार कैपिटल स्मॉल r की जगह अपने को क्या रखना है? कैपिटल R, क्योंकि रेडियस पर लेके आ गए। और यहां पर जो तीव्रता मिलेगी वो तीव्रता अपने को कैसी मिलेगी? अधिकतम मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। और तीसरी बार इसको कहां लेके आना है? अंदर कोई आवेश है क्या? नहीं है। तो अंदर आवेश का मान कितना है? तो Q की जगह 0 रखोगे तो सारा मामला क्या हो जाएगा? 0। तो तीसरा केस क्या है? गोले के अंदर। अंदर की बात करोगे तो अंदर E का मान कितना होगा? 0। अब पूछ लिया तुमको एग्जाम में, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? मामला फैल है वहां अपना। क्यों? देखा ही नहीं अपन ने। अंदर आवेश ही नहीं है, तो अंदर आवेश नहीं है तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 0। सतह पर अधिकतम होगी, और अधिकतम कितनी होगी अपने पास? KQ अपॉन आर स्क्वायर। और बाहर जो रहेगी, बाहर कितनी रहेगी अपन? KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये मेरे को क्या बता रहा है कि कोई चालक गोला है, उस चालक गोले के कारण मतलब अपने पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, उस कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। आई बात समझ में? बेसिकली ये सारे क्या है, जो अपने पास पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जो है अपने पास मेन क्या है? फॉर्मूला। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने फॉर्मूला बनता है, जैसे क्या हो गया? अक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा, ठीक है। अक्ष और निरक्ष के बीच में कोई दूसरा कोण दे दिया, थीटा कोण दे दिया, तो उस थीटा कोण पर क्या होगा अपने पास, है ना। या फिर अपने को ये कह दिया जाए विद्युत बल रेखा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, गाउस का नियम क्या है, और गाउस नियम से संबंधित जो भी मेरे पास मामला है। अब तुमको पूछ ले चालक परत और अचालक परत में तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट में जो है अपने पास रेशियो कितना होगा, तो कितना होगा? 1:2। आई बात समझ में? तो इस टाइप से जो है ये अपने को, अब कल जो है मैं इसी चैप्टर के